हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सब लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के पतन के पीछे क्या कारण थे। आखिर इतना बड़ा मुग़ल एम्पायर जो अकबर से लेकर के औरंगज़ेब तक उत्तरोत्तर रूप से विकास करता रहा या विस्तार करता रहा, और औरंगज़ेब के समय मुग़ल काल में कुल 21 सूबे थे जो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में लगभग उत्तरी मैसूर तक, पूरब में अफ़गानिस्तान से लेकर के पश्चिम में बंगाल तक इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था औरंगज़ेब के समय मुग़लों का। आखिर ऐसे क्या कारण हुए कि मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया, इसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मुग़लों के पतन के पीछे ऐसे कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। उन्हीं कारणों पर हम आज चर्चा करेंगे। अगर उनमें हम पहले कारणों की चर्चा करें तो जो पहला कारण है वह राज दरबार में दलबंदियाँ। औरंगज़ेब मुग़ल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए वो उतने योग्य नहीं थे जो शासन प्रशासन को सही तरीके से संचालित कर सकते थे, और इसी के बाद से 1707 के बाद से ही मुग़ल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ, जो अंततः आगे चल कर के 1806 ईस्वी में अकबर द्वितीय मुग़ल बादशाह बना, जो अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला मुग़ल बादशाह था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जब औरंगज़ेब के जो उत्तराधिकारी हुए वो कहीं न कहीं अयोग्य थे। हालांकि बहादुर शाह की बात की जाए तो बहादुर शाह प्रथम जो था वो अंतिम मुग़ल शासक था जिसने सत्ता का वास्तविक रूप से प्रयोग किया। बाकी बाद के शासक किसी न किसी सरदारों के हाथों की महज कुटपुतले बन करके रह गए। और इस अवसर का लाभ उठा करके राज दरबार में कई ऐसे ग्रुप हो गए जो कहीं न कहीं शासक को अपने हाथों की कठपुतली महज बना करके रखते थे। इसमें कई ऐसे ग्रुप थे जैसे ईरानी गुट, तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट और हिंदुस्तानी गुट, ये कई महत्वपूर्ण गुट थे। अगर तुरानी गुट की बात करें तो तुरानी गुट में चिनकिलिज खान निजामुल मुल्क था। तुरानी गुट का अमीर चिनकिलिज खान निजामुल मुल्क था, जो आगे चल कर के मोहम्मद शाह रंगीला के समय, हालांकि वह एक योग्य जो है मुग़ल सरदार था, जिसने 1724 ईस्वी में आगे चल कर स्वतंत्र प्रांतीय राज हैदराबाद की स्थापना करता है तुरानी गुट। ईरानी गुट की बात करें तो ईरानी गुट में जुल्फ़िकार खां थे और उनके पिता अरशद खां, ये अमीर वर्ग में थे। इसके अलावा अगर हिंदुस्तानी गुट की बात करें तो हिंदुस्तानी गुट में जो भारतीय मुसलमान थे, जो कहीं न कहीं जिनके पूर्वज आकर के भारत में रह गए थे, वो हिंदुस्तानी गुट के लोग कहे गए। और इसमें सबसे प्रमुख जो ग्रुप था वह था सैयद बंधु। उसमें कौन थे हिंदुस्तानी गुट में? सैयद बंधु में अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ये दोनों भाई थे जिन्हें भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, अब्दुल्ला और हुसैन अली को। और सैयद बंधु ने उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों में 4 ऐसे मुग़ल शासक थे जो सैयद बंधुओं के सहयोग से मुग़ल शासक बने, जिसमें अगर आप देखेंगे तो फ़र्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग से ही मुग़ल शासक बना था। इसके अलावा फ़र्रुखसियर के बाद रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला, ये 4 मुग़ल शासक थे जो सैयद बंधुओं के सहयोग से मुग़ल शासक बने थे, और जो महज इनके हाथों की कठपुतली बन करके रह गए थे। तो मुग़ल साम्राज्य के पतन के पीछे उत्तरदायी कारणों में से एक पहला जो कारण था वह ये था राज दरबार की दलबंदियाँ। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण था सरदारों का नैतिक पतन। ये दूसरा उत्तरदायी कारण था मुग़ल साम्राज्य के पतन में। अगर हम मुग़ल साम्राज्य के पतन की बात करें
तो जहाँ हम मुग़ल साम्राज्य के अकबर से लेकर के शाहजहाँ तक, अकबर से लेकर के शाहजहाँ तक के जितने भी मुग़ल बादशाह हुए, उन्हें राज्य निर्माता के रूप में देखा जाता है, राज्य निर्माता के रूप में देखा जाता है। और उस समय राज दरबार में कुछ ऐसे योग्य गवर्नर या सरदार हुए जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में अपना 100% योगदान दिया। चाहे हम अगर आप देखेंगे तो चाहे आप बैरम खां की बात कर लीजिए, चाहे आप अब्दुल रहीम खान खाना की बात करिए, चाहे आप जय सिंह की बात करिए, चाहे आप जसवंत सिंह की बात करिए, इसके अलावा चाहे आप असद खां की बात करिए, चाहे आप महावत खां की बात करिए, जितने भी जो है सरदार थे वो कहीं न कहीं सभी योग्य थे और जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में अपना 100% योगदान दिया। लेकिन बाद में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, हालांकि औरंगज़ेब के समय से या यूँ कह सकते हैं कि शाहजहाँ के समय से ही राजपूतों और अफ़गानों ने मुग़ल सेना में भर्ती होना बंद कर दिया और बाद के जो उत्तरवर्ती मुग़ल शासक हुए और उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों के समय सरदारों का पूरी तरीके से नैतिक पतन हो गया। या तो सरदार उतने योग्य सरदार थे नहीं या योग्य थे तो वो कहीं न कहीं बादशाह के प्रति उनकी निष्ठा नहीं रही, वह महत्वाकांक्षी होकर के रह गए थे। हालांकि कुछ योग्य सरदार थे, चाहे आप अवध के नवाब, स्वतंत्र अवध का संस्थापक सादत खां की बात करिए, योग्य थे लेकिन महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने अपने आप को बादशाह के प्रति बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी और आगे चल कर के स्वतंत्र प्रांतीय राज हैदराबाद की स्थापना की। इसके अलावा चिनकिलिज खां निज़ामुल मुल्क की बात करेंगे तो आसफ़ जाह निज़ामुल मुल्क ने, वो भी योग्य सरदार थे लेकिन आगे चल कर के वो भी महत्वाकांक्षी थे। तो 1724 ईस्वी में उन्होंने भी आगे चल कर के दक्कन में प्रांतीय राज्य हैदराबाद को स्थापित कर लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बंगाल का नवाब जो था मुर्शीद कुली खां, वह भी एक योग्य गवर्नर था लेकिन आगे चल कर के उसने भी 1717 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से बंगाल की स्थापना कर ली। तो कहीं न कहीं सरदारों के नैतिक पतन ने भी मुग़ल साम्राज्य को पतन के कगार पर ला दिया। ये दूसरा कारण रहा मुग़ल साम्राज्य के पतन का। तीसरे अगर कारणों की बात करें तो मराठा शक्ति का उदय भी कहीं न कहीं मुग़लों के पतन में एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में सिद्ध हुआ। और चूँकि मराठे हिंदू पद पातशाही का आदर्श रखते थे और यह तभी हो सकता था क्योंकि यह मुग़लों की कब्र पर ही स्थापित हो सकता था। और हालांकि आगे चल कर के जब मराठों ने उत्तर भारत में हस्तक्षेप किया तो उत्तर भारत में मराठों के हस्तक्षेप ने मुग़लों को पूरी तरीके से पतन के कगार पर ला दिया और अंततः जो है आगे चल कर के मुग़लों के अवशेष पर ही मराठे पूरे भारत की शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरे। हालांकि बहुत लंबे समय तक मराठों ने एक योग्य सरकार देने में सफल नहीं हुए, क्योंकि आगे चल कर के मराठे अफ़गानों से पराजित हो गए और मराठों के कब्र पे ही भारत में ब्रिटिश हुकूमत का शासन स्थापित हुआ। तो कहीं न कहीं मराठे भी एक फैक्टर थे जिन्होंने मुग़लों को पूरी तरीके से पतन के कगार पर ला दिया। और अगला नेक्स्ट अगर कारक की बात करें जिन्होंने मुग़लों के पतन में योगदान दिया तो वह प्रमुख कारण था सेना की दुर्बलता। अगर हम अकबर से लेकर के या यूँ कहें कि बाबर से लेकर के अगर हम औरंगज़ेब तक देखें तो ये उनके पास एक शक्तिशाली सेना थी, लेकिन बाद के उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों के पास कोई शक्तिशाली सेना नहीं रह गई, क्योंकि शासक के पास सेना होती नहीं थी। सेना मनसबदारों के पास होती थी।
और सेना मनसबदारों के पास होती थी, और सेना जो मनसबदारों के पास होती थी वह मनसबदारों के प्रति उत्तरदायी होती थी। क्योंकि मनसबदार जो थे वो सेना को वेतन देते थे, तो शासक और सेना के प्रति कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता था, कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता था। इसलिए सेना नवाब के प्रति समर्पित न होकर के वह अपने स्वामी के प्रति समर्पित होती थी। एक यह भी कारण उत्तरदायी हुआ जिसने मुग़लों को पतन के कगार पर ला दिया। अगला अगर कारण की बात करें तो नेक्स्ट कारण जो था वो धार्मिक कारण था। नेक्स्ट कारण की बात करेंगे तो धार्मिक कारण की अगर आप बात करेंगे तो धार्मिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण हुआ जिसने मुग़लों के पतन में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। और इसमें देखेंगे तो चूँकि जहाँ अकबर से लेकर के अगर हम शाहजहाँ तक की बात करें तो अकबर जिसने हिंदुओं को अपना मित्र बना करके और राजपूतों को उच्च मनसब प्रदान करके, जहाँ पर उसने एक धार्मिक रूप से सहिष्णुता का परिचय दिया था और एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र का आधार रखा था, वहीं औरंगज़ेब की धार्मिक नीतियों से कहीं न कहीं जो है मराठों ने भी मुग़लों के विरुद्ध बगावत किया। इसके अलावा राजपूतों ने भी मुग़लों के विरुद्ध बगावत किया। इसके अलावा रुहेलों ने भी बगावत किया। इसके अलावा आप देखेंगे तो सिखों ने भी मुग़लों के विरुद्ध बगावत किया। सिखों से लंबे समय तक मुग़लों के साथ विवाद रहा। इसके अलावा आप देखेंगे तो बुंदेलखंड के शासकों ने भी मुग़लों के विरुद्ध बगावत किया। तो ये कहीं न कहीं औरंगज़ेब जो धार्मिक रूप से एक असहिष्णु शासक था और यही वजह है कि मुग़ल काल में सर्वाधिक विद्रोह औरंगज़ेब के समय हुए और जिसने मुग़लों को पतन के कगार पर ला दिया। और जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु हुई पूरा मुग़ल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इतना बड़ा मुग़ल साम्राज्य जो पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक फैला हुआ था। 21 प्रांत थे जिसमें एक प्रांत अफ़गानिस्तान में, 14 प्रांत उत्तर भारत में, 6 सूबा दक्षिण भारत में। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य फैला हुआ था मुग़लों का, वो औरंगज़ेब के मृत्यु के साथ ही ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इसके अलावा अगर नेक्स्ट हम मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारकों की बात करें तो अगला जो कारण था वह आर्थिक पतन भी था। आर्थिक पतन भी मुग़लों के पतन में एक उत्तरदायी कारण था। चूँकि जैसे ही अकबर से लेकर के औरंगज़ेब तक मुग़ल साम्राज्य उत्तरोत्तर रूप से विकास करता गया और जैसे जैसे साम्राज्य फैलता गया वैसे चूँकि भूभाग फैलता गया और वहाँ से बड़े पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति होने लगी। लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही मुग़ल साम्राज्य से प्रांत स्वतंत्र होने लगे। और जब प्रांत स्वतंत्र होने लगे तो चूँकि राजस्व की कमी होने लगी और जब राजस्व की कमी होने लगी तो कहीं न कहीं जो मुग़ल क्षेत्र का भूभाग था भी उसके वहाँ से भी राजस्व सही तरीके से नहीं वसूला जाता था। और यही वजह है कि अब मुग़लों का राजकोष खाली होने लगा और जब मुग़लों का राजकोष खाली होने लगा तो उनके सामने आर्थिक चुनौती हुई और आर्थिक समस्या की वजह से बहुत लंबे समय तक मुग़ल साम्राज्य को यथास्थिति में बनाए रखना मुश्किल है। और जब मुग़ल सैनिकों ने कृषकों पर ज़बरन जो है दबाव बनाने का प्रयास किया तो किसानों ने विद्रोह किया और उस विद्रोह को दबाने में भी कहीं न कहीं जो है मुग़ल असफल हुए। तो एक कारण यह भी था मुग़ल साम्राज्य के पतन में। मुग़ल साम्राज्य के पतन में नेक्स्ट जो कारण रहा वह ये है कि राष्ट्रीयता की भावना का अभाव और इस समय मुग़लों में कहीं न कहीं राष्ट्रीयता का भी अभाव था। और राष्ट्रीयता के अभाव ने भी मुग़ल साम्राज्य को पतन के कगार पर ला दिया।
इसके अलावा मुग़ल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में कई विद्वान हैं जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। आइए हम लोग उन विद्वानों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। इन विद्वानों में डॉक्टर सतीश चंद्र हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुग़ल कोर्ट, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुग़ल कोर्ट में इन्होंने लिखा है कि मनसबदारी अथवा जागीरदारी व्यवस्था की असफलता, मनसबदारी अथवा जागीरदारी व्यवस्था की असफलता ने मूल रूप से मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। मूल रूप से मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। यह डॉक्टर सतीश चंद्र का स्टेटमेंट है, जिन्होंने अपनी पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुग़ल कोर्ट में लिखा है। नेक्स्ट है प्रोफेसर इरफान हबीब। प्रोफेसर इरफान हबीब ने अपनी पुस्तक द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुग़ल इंडिया, द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुग़ल इंडिया में प्रोफेसर इरफान हबीब ने लिखा है कि आर्थिक संकट को मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए मूलतः उत्तरदायी बताया है। आर्थिक संकट को मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए मूलतः उत्तरदायी बताया है। इसके व्याख्या में उन्होंने कृषि संकट का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसकी व्याख्या में उन्होंने कृषि संकट का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसके अलावा विलियम अर्विन ने अपनी पुस्तक द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स, द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स में उन्होंने लिखा है कि सैनिक अक्षमता को मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना है। सैनिक अक्षमता को मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना है। अगला है प्रोफेसर अहमद सिद्दीकी। अगले विद्वान हैं प्रोफेसर अहमद सिद्दीकी। इनका स्टेटमेंट है कि राजनीतिक, शासकीय और आर्थिक दुर्बलताओं को सम्मिलित रूप से मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया है। और सर जगन्नाथ सरकार का स्टेटमेंट है कि इन्होंने अपनी पुस्तक फॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर, सर जगन्नाथ सरकार ने अपनी पुस्तक फॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर में लिखा है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को बताया है। मुग़ल साम्राज्य के पतन में प्रमुख कारण सैनिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को इन्होंने बताया है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।